हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 जो पदार्थों का जो पृथक्करण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। तो आपने कभी अपने घर में देखा होगा कि जो पदार्थ होते हैं, जैसे गेहूं में से कंकड़ को अलग करना, दाल में से कंकड़ अलग करना, चावल से कंकड़ अलग करना, आपने देखा होगा कि पदार्थों से किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करना, उसमें जो मिला है उससे पदार्थों को पृथक करना। ठीक है, जैसे चाय में पत्ती होती है तो उसको पत्ती से अलग करने के लिए हम उसे छानते हैं। तो ये हो गया पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करना। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, पदार्थों का पृथक्करण। तो यहाँ देखिए, चाय की पत्तियों को चाल नित्र छलनी द्वारा पृथक करना। जो चाय हम बनाते हैं उसमें जो चाय पत्ती होती है उसे छलनी की मदद से हम अलग करते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं उन्हें, जो मिश्रण होता है पदार्थों का, उसमें से मिश्रण में से पदार्थों को पृथक करना ही पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे कि फसल कटाई के पश्चात अनाज जो होता है, जब फसल कट जाती है तो जो अनाज होता है उसे भूसे से पृथक करते हैं। जो अनाज को हम भूसे से पृथक करते हैं, जो मक्खन होता है उसको हम पृथक करने के लिए दूध या दही को मंथन किया जाता है। जब हम मक्खन निकालते हैं तो मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या फिर जो दही होती है उसे मथा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आगे हम बात करेंगे रेसे। रेसे समझते हो, फाइबर से बीजों को पृथक करने के लिए आपने कभी रुई देखी है? रुई में भी बीज होता है, तो रुई से बीज को अलग करना, और कई सारे रेसे होते हैं। तो रेसों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया या पोया खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि इनमें मिर्ची है, जैसे हम कभी पोया बनाते हैं तो उसमें हरी मिर्च काट कर डाल देते हैं, और किसी किसी को पसंद आती है और किसी को नहीं, तो कोई उसे साइड में कर देता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थों का पृथक्करण। यदि आपने ये पाया है कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए, एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। टोकरी में क्या है, आम और अमरूद हैं। अब आपको इन्हें पृथक करना है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इस प्रकार फलों को उठाकर किसी बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर अलग बर्तन में रख देंगे और दूसरे प्रकार के फलों को अलग बर्तन में रख देंगे, तो इस प्रकार दोनों फल पृथक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे दूध से दही को मतना, कभी आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा छाछ करते हुए, जिसे आप मठा बोलते हैं। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, फिर उससे घी बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक कैसे करेंगे? भाई कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा, अब सोचो रेत है और नमक है, रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से भिगोकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। तो आप कैसे अलग करेंगे? मान लो एक एक गिलास है, उसमें आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया गया है, तो मिश्रण में रेत के कणों को, जो मिश्रण है उससे रेत के कणों को हाथ से भिगोकर, हाथ से बीनकर, जो रेत के कण हैं उन्हें हम हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचें, तो भाई सोचना, कल्पना करना भी असंभव है। ठीक है, जहां आपको समझना आए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। परंतु पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे हम चावल से कंकड़ अलग करते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है? दूध से दही, मक्खन से दही से हम मक्खन निकालते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भाई कंकड़ थोड़ी खाएंगे, अलग तो करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ देखिए, क्रियाकलाप 1, सारणी 3.1 में कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंग को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई जानकारी सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथकृत अवयवों के
उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। जो यहाँ पर अव्यवस्थित दिया गया है हमें सारणी में, उसे क्या आप ढंग से मिला सकते हैं। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। चावल से पत्थरों को पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियां दूर करनी है हमें। जो चावल में हानिकारक अशुद्धि है उसे हमें दूर करना है। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मतना क्यों जरूरी है। दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। भाई हम छाछ मठा भी खा लेंगे, हम घी भी खा लेंगे, इसलिए हम उन्हें अलग करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा चाय पत्ती से पत्ती को क्यों पृथक करते हैं, तो वही अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए। और उसके अलावा हम जो पृथक किया पदार्थ है उसको हम करते क्या हैं, तो पृथक अवयव का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं एवं अशुद्धियों को फेंक देते हैं। हम दोनों अवयवों का उपयोग कर लेते हैं। तो जो दूध से मठा से हमने मक्खन अलग किया है, सॉरी जो दही से मक्खन अलग किया है हमने, मक्खन से घी मतलब घी बनाया है हमने दही से, उसमें हम दोनों अवयवों को यूज़ करते हैं। उधर मठा भी खाते हैं और इधर घी भी खाते हैं। चावल से जो कंकड़ मिले हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, और वहीं चाय से जो ठोस पत्तियां मिली है उनको भी हम फेंक देते हैं। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं। कभी कभी जो उपयोगी, जैसे हमने देखा अभी कि मठा से हमें मक्खन प्राप्त हुआ, तो हो गया ना उपयोगी पदार्थ, उसे अलग करते हैं ताकि हम दोनों का अलग अलग यूज़ कर सकें, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। तो अब हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियां, सेपरेट करने की जो विधि होती है, सेपरेशन मेथड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने दैनिक जीवन में क्रियाकलापों में किया होगा। पहला तो आपने देखा होगा कि आप पृथक करने के लिए या तो हाथ से अलग करेंगे चीज़ों को, तो उसे बोलते हैं हस्तचयन। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट तथा कक्षा में लाइए। आप मान लो इस क्रियाकलाप को अपनी क्लासरूम में कीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दुकान से खरीदे गए अनाज का जो पैकेट है उसे अपनी कक्षा में लाना है, तथा अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। जो अनाज है उसे कागज की शीट पर ऐसे फैला दीजिए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न के कण पाते हैं क्या? इसमें पत्थर के टुकड़े हैं, भूसी, टूटे हुए अन्य कण या अन्य खाद्य कण हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कर लीजिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हस्तचयन। हस्तचयन की विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दाल से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। जैसा आपने अपनी मम्मी दादी को घर में करते हुए देखा होगा, आपने भी कभी किया होगा, ठीक है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा, तो ये मेथड ध्यान रखना, पूछा जाता है कौन सी मेथड से क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि ये पत्थर से, मतलब चावल से पत्थर को अलग करना कौन से मेथड से, तो हस्तचयन, ठीक है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम हस्तचयन पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन। अब आपने थ्रेसिंग सुना तो होगा, गांव में थ्रेशर जो मशीन होती है, सुना है आपने। खेत या खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडी, सूखे पौधों के गट्टर देखे होंगे। आपने फसल कटने के बाद जब उन्हें खेतों में सुखाया जाता है तो वो तो आपने देखा ही होगा। तो आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि थ्रेसिंग क्या होती है। पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम उसे काटते हैं। काटने के बाद पहले उसे भूसी से अलग करने के लिए उसे धूप में सुखाते हैं, ठीक है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं तथा खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्टरों से अनाजों को कैसे पृथक करते हैं। आम तथा अमरूद को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु
अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है? जो अन्य कण होते हैं, अन्य नहीं, अन्न कण, जो अन्न के जो कण होते हैं उनको डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है? तो आइए देखें। सूखे पौधों की डंडियां से अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बेलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग मशीन तो आपने देखी होगी, उसका प्रयोग करते हैं हम क्या करने के लिए? तो अन्य के जो कण होते हैं उन्हें, अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो ऐसे पीट पीट के अलग कर रहा है इसको, लेकिन थ्रेसिंग मशीन भी होती है, आप उस ऐसे भी उसे आप ऐसे भी उसे अलग कर सकते हैं, ऐसे पीट पीट कर हैं। अब हम अगली अगली जो मेथड है उसको देखेंगे, निष्पावन। निष्पावन क्या होता है भाई? तो सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बना लिया हमने। अब इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रख दिया। अब मिश्रण ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आपस में पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कण के आमाप समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इन्हें पृथक करना संभव है? तो मैंने कहा था कि ध्यान रखना, वीडियो में ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या ये इसमें किया जा सकता है, तो ऐसे ही प्रश्न घूम घूम कर आते हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर रेलवे में, तो आप देखिए, हम आगे देखेंगे कि क्या रेत और जो हरी पत्तियां मिलाई है वो लकड़ी का बुरादा, क्या इसे हस्तचयन से अलग कर सकते हैं? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसे। ठीक है, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए और फिर उसके प्लेट तथा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक लेकर जाइए। थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अव्यय रेत और बुरादा या सूखी पत्ती का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अव्यय ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल होती है? तो बिल्कुल, जो वायु है वो मिश्रण को पृथक कर देगी, पत्तियां दूर गिर जाएगी। जो हमने इसमें सूखी पत्ती मिलाई थी, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। कभी आपने देखा भी होगा, जब गेहूं में जो मतलब ऐसा जो इल्ली लग जाती है, वो उसमें बिल्कुल वाइट वाइट सा पाउडर कर देती है, तो उसको अलग करने के लिए आप क्या करते हैं? गेहूं को ऊपर हवा में ऐसे हवा में ऐसे ऊपर से बिखेरते हैं ताकि उससे भूसी जो है उसके अंदर वो अलग हो जाए। इस मिश्रण के अवयवों को हवा पृथक कर देगी। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि ही निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवन और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो भारी कण है वो नीचे गिर जाएंगे और हल्के कण उधर भी उड़ जाएंगे। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। हवा की दिशा किधर है? अनाज नीचे गिरेगा, भूसी उधर गिरेगी, मतलब जो भूसा है ना उसके अंदर, वो उधर गिर जाएगा। और इसको बोलते हैं, सूपड़े में भरकर ऊपर से गिराते हैं और हवा जिधर चलती है उधर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो उड़ जाता है और अनाज नीचे गिर जाता है। इस विधि को निष्पावन कहते हैं। जो भूसा होता है उससे भूसे के जो हल्के कण हैं वो पवन के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं, हवा के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि जो भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते। मतलब जहाँ आपने पटकना शुरू किया है वहीं ढेर बन जाएगा। जो अन्य कण हैं उनके अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजनों में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, आप अगला प्रयोग कर सकते हैं भाई, अलग करने के लिए आप छान भी सकते हैं। जैसे आटे से जो मोटा मोटा सा आटा होता है, जिसे आप
उसको अलग करने के लिए आप उसे छानते हैं ना छलनी से। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, उसमें उपस्थित चोकर बोलते हैं उसको, चोकर अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक छन्नी का प्रयोग करते हैं, उसमें आटा डालते हैं। आटे के जो छोटे कण होते हैं वो छलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ होती है वो छलनी में रह जाती है। प्राय आटे में मिले गेहूं को पीसने से पहले आटे की जो मील होती है उनमें गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी एक तिरछी चालनी पर गेहूं की जो बोरी होती है एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडी और भूसों को निष्पावन या थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने उनको छान लिया गेहूं को ऐसे डाल के, उसके बाद जो डंडी और भूसा है उसको निष्पावन या फिर थ्रेसिंग के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते देखा होगा। तो आपने देखा है जब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जब कहीं पर मतलब कोई भवन निर्माण का कार्य चलता रहता है तो वहाँ पर जो रेत होती है उससे जो कंकड़ होते हैं उनको अलग करने के लिए भी अपन चलनी का प्रयोग करते हैं। बड़ी सी चलनी होती है उसका बड़े बड़े चालनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाया गया है कि चालनों द्वारा कंकड़ एवं पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। क्रियाकलाप 4 कक्षा 6 में एक चालनी मतलब छन्नी तथा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसे हम कल पढ़ेंगे इस टॉपिक को आगे। इसमें हम कल अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को घर पे जाके रीड कीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ नहीं आएगा, जहाँ समझ ना आए वह कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।